एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों आज का सफर हमारा चलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों स्टैट्स वाला सारा सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल वीडियो आपको मिली है स्टैट्स में। आज बात चलेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की और बहुत डिटेल में बात करेंगे सबसे सही आंसर क्या होने वाला है। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफर को। दोस्तों लेकर आते हैं दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है यार, सोचने वाली बात है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में वैसे बहुत अच्छे से पढ़ा भी हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। लिख देता हूं छोटा सा हम लोग। इट इज अ वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू होती है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फॉरगॉन कह लीजिए या सैक्रिफाइस कह लीजिए, बात एक ही है। ध्यान रख के चलेंगे, इसको कहते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। सिंपल भाषा में एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपके पास दो जॉब के ऑप्शन है, ए और बी। ए आपको 50,000 की सैलरी दे रहा है और बी आपको दे रहा है 40,000 की सैलरी। तो आप हमेशा ऑब्वियस ही बात है ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन आपने सैक्रिफाइस कर दिया कि भाई ये वाला नहीं लूंगा, इसको मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता हूं। ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी व्हेन। ओके, सिंगल कमोडिटी केस की कंडीशन क्या है? क्या उसकी कंडीशन है MUX इक्वल्स टू PX, MUX ग्रेटर देन PX, MUX स्मॉलर देन PX या नन? दोस्तों इसकी कंडीशन है MUX इक्वल्स टू PX। ध्यान रख के चलेंगे, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा आंसर। इसका मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी in terms of money equals to price of product। जब मार्जिनल यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट की मनी की टर्म में और प्राइस की इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट के, तब हमारा आंसर आता है दोस्तों सिंगल कमोडिटी अप्रोच का। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, डिमांड कब ऑफ अ कमोडिटी शिफ्ट राइटवर्ड इन केस ऑफ। ओके, कब कब डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है, सोच समझ के आंसर देंगे। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। दोस्तों अपने कमोडिटी के प्राइस कम या ज्यादा होने से कभी डिमांड कब शिफ्ट ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो उसको कैंसिल करता हूं, ठीक है। और देखते हैं किसी में है प्राइस सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। चलिए देखना पड़ेगा यार ये तो कौन से आंसर है कौन सा नहीं है। पढ़ते हैं और समझते हैं जरा क्या हो सकता है इसका आंसर। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए पेप्सी और कोका कोला, ठीक है। अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाता है तो कोका कोला का डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? भाई ये तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि पेप्सी सस्ती होगी तो लोग कोका कोला पीनी कम कर देंगे। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल लेके चलते हैं कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कार की डिमांड तो कम हो जाएगी, इसमें भी राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये आपका मेरे हिसाब से यहां पर इंक्रीज आएगा। द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये ऑप्शन रहेगा हमारा, तब जाके हमारा ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। यहाँ पे छोटा सा एक एरर है, पूरा हेडिंग नहीं लिखा हुआ। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर कोका कोला महंगी हो जाती है तो पेप्सी का डिमांड कब अपने आप ही राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कोका कोला महंगी है इसलिए लोग क्या पियेंगे, पेप्सी पियेंगे। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसका ये एरर है छोटा सा, मैंने इसको रिमूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज -1.5, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 18%। आपको बताना है डिमांड में कितना चेंज आएगा। चलिए इसका तो छोटा सा फॉर्मूला है, ED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको ED की वैल्यू दे रखी है, ED की वैल्यू है यहां रखता हूं
माइनस 1.5 इक्वल्स टू परसेंटेज इन डिमांड। परसेंटेज इन डिमांड आपका है, निकालना है मुझको, और इसको मैं मान लेता हूँ x सपोज, और परसेंटेज इन प्राइस आपको दे रखा है 18%, 18% दे रखा है। तो 18 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दोस्तों आपकी वैल्यू आ जाएगी 27, दैट इज माइनस 27%। तो x की वैल्यू, x मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपका आएगा कितना, 27%। तो ऑप्शन नंबर सी सही सा लग रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आएगा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन द टर्म डिमांड। ओके, सिंपल क्वेश्चन। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर रेट इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल से डेफिनेशन एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर रेट इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर दोस्तों आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट डैश द सप्लाई। अगर इनपुट महंगे हो जाते हैं तो सप्लाई का क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, सोचते हैं। इनपुट, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, ये सब चीजें जो भी किसी प्रोडक्ट को बनाने में हमारी हेल्प करती है। अगर इनका प्राइस बढ़ जाता है, अगर इनका प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। अगर इनका प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई का क्या होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बनाने के जो भी इनपुट है वो महंगे लगेंगे तो सप्लाई अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इनपुट जब महंगे हो जाते हैं ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। यहां पे लिख देता हूं, अगर रॉ मटेरियल या इनपुट महंगे होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, और जब प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो गया तो ऑब्वियस ही बात है सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि मैं सप्लाई करूंगा ही तब जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे मैं सप्लाई करने वाला नहीं हूं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, MC इंटरसेक्ट ABC एट द पॉइंट वेयर ABC इज डैश। ओके भाई, MC जो ABC को कहां टच करता है, अगर मैं इसकी फिगर बना के देखूं तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये काम कर भी रखा है, ठीक है। ये आपका MC कर्व है, यू शेप होता है, ये आपका ABC कर्व है, और उसके बाद ये ABC बढ़ जाती है, सबको पता है। तो देखा जाए तो MC जो है वो ABC को यहां टच कर रहा है। ये ABC का सबसे लोएस्ट पॉइंट नजर आ रहा है मुझे, तो इसके बाद ABC इससे नीचे नहीं गिरी। तो MC इंटरसेक्ट ABC एट द पॉइंट वेयर ABC इज मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द फीचर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इनमें से कौन सा परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर है। क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यूनिफॉर्म प्राइस होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिफिकल्ट एंट्री होती है, ये सेलिंग कॉस्ट होती है। सेलिंग कॉस्ट तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होती ही नहीं है। डिफिकल्ट एंट्री नहीं है, बहुत सिंपल है, फ्री एंट्री एग्जिट है, ऐसा भी नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता है क्योंकि प्राइस सेम रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट माना जाएगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पेज का हमारा 26, डिफाइन मार्केट। मार्केट क्या है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मार्केट की। मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू अफेक्ट द सेल एंड परचेज ऑफ अ कमोडिटी। अर्थात मार्केट एक जगह है जहां पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, और या तो कुछ खरीदते हैं या फिर कुछ बेचते हैं। इसी का नाम है मार्केट दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ चुका है। एवरेज रिवेन्यू ऑल्सो नोन एज कैश। ओके, एवरेज रिवेन्यू का दूसरा नाम क्या है यार, सोचना पड़ेगा। एवरेज रिवेन्यू को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एवरेज रिवेन्यू। सोचिए सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है इसका सही आंसर। क्या इसका सही आंसर है हमारे पास कि एवरेज रिवेन्यू इज आल्सो नोन एज कॉस्ट, एवरेज रिवेन्यू इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू इज आल्सो नोन एज प्राइस, या नन। एवरेज रिवेन्यू इज आल्सो नोन एज प्राइस। सो सही आंसर है दोस्तों हमारे पास प्राइस, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। एवरेज रिवेन्यू का दूसरा नाम दोस्तों कुछ और नहीं है, एवरेज रिवेन्यू का दूसरा नाम है आपका प्राइस, ध्यान रख के चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस बताना है। कोई से बता दो यार, तो थोड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस चैप्टर के नोट्स हमारी ऐप से भी डाउनलोड करे हैं। बहुत अमेजिंग एंड फैंटास्टिक कंटेंट आपको हमारी ऐप हमेशा ऑफर करती आई है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत अमेजिंग सैंपल पेपर्स के लिए तो हमारी ऐप बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए डिजाइन करी गई है, और आप लोगों को बहुत फैंटास्टिक मटेरियल, आप फ्री स्टडी मटेरियल का बहुत यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा हमेशा। माइक्रो मैक्रो के डिफरेंस की बात करूं तो माइक्रो आपकी इंडिविजुअल थ्योरी है, मैक्रो आपकी एग्रीगेट थ्योरी है, ठीक है।
माइक्रो के टूल्स डिमांड एंड सप्लाई है, मैक्रो के टूल्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है, ये आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और आप माइक्रो के एग्जांपल ले सकते हैं इंडिविजुअल इनकम, मैक्रो के एग्जांपल ले सकते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। और हम लेके चले तो माइक्रो को हम लोग कहते हैं प्राइस थ्योरी, मैक्रो को हम कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बाकी आप कोई सा लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विंस, सेम प्रोडक्ट, बायर ए बायर बी सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैं इसके इंप्लीकेशन को आपको समझाता हूं। बायर ए और बायर बी सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बायर ए भी वही कार बेच रहा है, बायर बी भी वही कार बेच रहा है, ठीक है। कार अगर नहीं लेनी तो आप इसके अंदर वेजिटेबल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आप इसमें अनियन ले सकते हैं। बायर ए भी वही अनियन बेच रहा है और बायर बी वही अनियन बेच रहा है, सेम अनियन है, ठीक है। ये बेच रहा है उसी अनियन को 20 रुपीज पर केजी पर, और ये बेच रहा है उसी अनियन को 18 रुपीज पर केजी पर। सेम अनियन है तो ऑब्वियस ही बात है ए का माल ज्यादा बिकेगा, बी का माल कम बिकने वाला है, सीधी सी बात है, ठीक है। ए का माल जल्दी खाली हो जाएगा, बी का माल बेचने में टाइम लगेगा क्योंकि ये सस्ता बेच रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। जब प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है तो दो लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, और जब तक आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है तो आप अलग प्राइस कैसे चार्ज कर सकते हो, ये बताओ। बायर की नजर में ये दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है तो वो सेम प्राइस ही देना पसंद करेगा दोनों प्रोडक्ट का। और अगर कोई इंसान ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, कोई इंसान कम चार्ज कर रहा है, तो जो कम चार्ज कर रहा है ना सारा माल उसका बिक जाएगा, दूसरे वाला बेचारा खाली आ जाएगा, उसका माल बिकने वाला नहीं है। इसी का नाम है होमोजीनियस प्रोडक्ट फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसकी इंप्लीकेशन बताई, सब लोग सेम प्राइस चार्ज करेंगे, अगर कोई ज्यादा चार्ज करता है तो उसका माल बिकने वाला नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल क्या है, सेम है। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, और उसके बाद एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। ओके, डिमांड वाले फैक्टर बता दूं आपको। सबसे पहला तो हमारा ऑन प्राइस हो गया, आप लोग जानते हैं ऑन प्राइस के साथ अपने प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन इनवर्स है। जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड गिर जाती है, प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। सब लोग जानते हैं इस बात को, ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। और आप कौन सा ले सकते हैं, आप ले सकते हैं वेदर ले लो, आप सीजन ले लो, टेस्ट प्रेफरेंस ले लो। मैं कहता हूँ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ले लो, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है टेस्ट प्रेफरेंस। कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट के फेवर में टेस्ट डेवलप कर लेता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कोई भी प्रोडक्ट जिससे कंज्यूमर का टेस्ट बेकार हो गया, हट गया, उसकी डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। सब टेस्ट का खेल है, कंज्यूमर को अच्छा लगा तो डिमांड बढ़ गई, कंज्यूमर को बेकार लगा तो डिमांड घट गई। दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे। अब बात करूं सप्लाई की, कौन कौन से फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। इसमें भी हमारा आता है ऑन प्राइस। आप लोग जानते हैं प्राइस और सप्लाई का रिलेशन डायरेक्ट है, प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस गिरता है तो सप्लाई गिर जाती है, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, दूसरा फैक्टर आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए, ठीक है। आप कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ इनपुट ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लो। अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने से, ध्यान रख के चलेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने से आपकी जो कॉस्ट है वो हमेशा कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट, जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई भी बढ़ेगी दोस्तों। बाकी कोई सा फैक्टर यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो करना चाहें कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ चुका है। स्टेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन डिटेल। वैसे तो अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आता तो हमारी बहुत अमेजिंग वीडियो माइक्रो की प्लेलिस्ट में बहुत अमेजिंग एक्सप्लेनेशन इसकी मिल जाएगी, आपको देख सकते हैं, मजा आ जाएगा समझ के। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जैसे जैसे मैं एक फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करता रहता हूं, तो टीपीपी बढ़ता है पहले इंक्रीजिंग रेट पे, फिर बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट पे, फाइनली मैक्सिमम पे पहुंचता है और उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एमपीपी की, तो एमपीपी पहले बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर जीरो, और फिर फाइनली नेगेटिव, ठीक है। इसके 3 फेजेस आपको बता दूं, इसके 3 फेजेस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। डिटेल आप लोग बुक से करना चाहें बुक से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो वीडियो अवेलेबल है। कहाँ मिलेगी आपको वीडियो, आपको मिलेगी
माइक्रो की प्लेलिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो की प्लेलिस्ट में। नहीं तो यहाँ पर भी ऊपर एक लिंक आएगा, आप लोग यहाँ पे देखना चाहें तो ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप यहाँ से भी इस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ कार्स, व्हाट विल यू लाइकली इफेक्ट ऑन सप्लाई ऑफ कार। ओके, देखिए जो कार पे लगने वाले टैक्सेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब कार पे लगने वाले टैक्सेस बढ़ जाएंगे, ध्यान रख के चलेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट बढ़ जाएगी, गाड़ी बनाने की लागत ज्यादा होगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका प्रॉफिट अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, भाई सीधी सी बात है, महंगाई होगी, कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट अपने आप ही कम हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप सप्लाई भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। एज्यूमिंग दैट प्राइस इज सेम, अगर कार का प्राइस पी है, ठीक है, और पहले आप इतनी क्वांटिटी मार्केट के अंदर बेच रहे थे, क्यू वाली क्वांटिटी आप गाड़ियों की सप्लाई कर रहे थे, ये आपका सप्लाई कब था, बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ, एसएस आपका सप्लाई कब था, मजा आ रहे थे पूरे, बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी, अच्छी कट रही थी। अचानक से गाड़ी की कीमतें बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब आपकी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अब आप इतनी सप्लाई करनी शुरू कर दी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो गया। अब आपका सप्लाई कर्व एसएस से आ गया किस पे, एस डैश पे, कम हो गया सप्लाई, ठीक है। तो आपका सप्लाई का कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको प्राइस गिवन है किसका, कार का, गाड़ी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ है टैक्स। जब टैक्स बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। जब जब टैक्सेस बढ़ते हैं कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, और जब प्रॉफिट ही कम हो जाएगा तो मैं सप्लाई भी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। मैं क्यों उस सामान को ज्यादा बेचूं जिसमें मुझे प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है यार, सीधी सी बात है, सब प्रॉफिट का तो खेल है, इतना रिस्क क्यों लेना अगर प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा तो। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टीएफसी टीवीसी टीसी। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया रिलेशन है टीएफसी टीवीसी टीसी का। शॉर्ट में आपको जरूर बताऊंगा, एक शेड्यूल तो नहीं, एक कर्व के साथ दिखा देता हूं आपको क्या रिलेशन है, समझा भी दूंगा। ये आपका टीएफसी कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका टीवीसी कर्व है, और फाइनली ये आपका टीसी कर्व है, ठीक है। टीएफसी टीवीसी टीसी तीन है हमारे पास, ठीक है। पहला पॉइंट आपका, टीएफसी कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। टीवीसी टीसी दोनों के दोनों पॉइंट आपके इनवर्सली एस शेप कर्व है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। फर्स्ट पॉइंट, टीएफसी कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा पॉइंट, टीवीसी एंड टीसी इनकी शेप है इनवर्सली एस शेप, ठीक है। तीसरा पॉइंट बता देता हूं आप लोगों को, अगर आप ध्यान से कहें, टीसी पैरेलल है टीवीसी के हमेशा, और इनके बीच का जो गैप है वो टीएफसी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, टीएफसी को। ध्यान रख के चलेंगे। एक फोर्थ पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जो टीसी है वो सम है इसका, टीएफसी एंड टीवीसी का। बाकी कोई भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऐसी रिलेशन बताना है टीआर एमआर का, ये भी आपको पता ही है। अगर मैं बात करूं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, जो कि दे रखा है उन्होंने, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका जो टीआर रहता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहती है पैरेलल टू एक्स, जो कि ऊपर की तरफ जाती है, अपवर्ड स्लोपिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन रहेगी, ध्यान रख के चलेंगे। और जो एमआर है वो रहेगी आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। एमआर कांस्टेंट है बिल्कुल, एमआर इक्वल्स टू एआर इक्वल्स टू प्राइस, ये सबसे बड़ी बात है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में रिलेशन बड़ा सिंपल है कि टीआर सेम रेट पे बढ़ता है क्योंकि एमआर सेम है, बस यही रिलेशन है। एक शेड्यूल और एक डायग्राम आपके सामने बना रहा है, शेड्यूल बनाना चाहे बना सकते हैं, शेड्यूल बड़ा सिंपल है, आपके सामने बना देता हूँ। यूनिट 1 बेचो, 2 बेचो, 3 बेचो, 4 बेचो या 5 बेचो, ठीक है। प्राइस सेम रहता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की खासियत प्राइस सेम रहेगा। अगर प्राइस आपका 5 रुपये है तो 5 ही रहेगा, आप चेंज नहीं करोगे बिल्कुल भी, प्राइस आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है। आप टीआर निकाल लो, टीआर का फॉर्मूला आपको बताया, यूनिट टू प्राइस 5, 10, 15, 20 एंड 25। एमआर की बात करूं तो एमआर आपका 5, 5, 5, 5 और 5। जो टीआर का गैप आ रहा है, आपको गैप दिख रहा है, हर बार गैप 5 का है, 5 का है, 5 का है, 5 का है, उसको हम लोग कहते हैं एमआर। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को।
क्वेश्चन नंबर 33, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताना है क्या होता है। चलिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करने से पहले जब थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लूं मैं यहाँ पर, क्योंकि स्पेस ये बहुत ज्यादा भर गया है, नहीं तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगी बनाने में। तो चलिए अब हो गया है। थैंक यू वेरी मच इरेजर, आपने बहुत हमारी हेल्प करी है। ओके, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर को मिलता है मैक्सिमम प्रॉफिट, उसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की हमारे पास जो कंडीशन है वो दोस्तों सिंपल सी है, एमआर एमसी अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले एमआर बना देता हूं, आपका एमआर है और ये है आपकी एमसी। ठीक है, एक पॉइंट ये है आर पॉइंट, एस पॉइंट। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की दोस्तों दो कंडीशन है हमारे पास। सबसे पहली कंडीशन कि एम और एमसी इक्वल होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन एमसी शुड बी राइजिंग, इक्वल होने के बाद एमसी बढ़नी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखिए आर पॉइंट पे एम आर एमसी इक्वल है, लेकिन इस पॉइंट के बाद एमसी गिर रही है, बढ़ नहीं रही है। मतलब आर पॉइंट पे फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो रही है, सेकंड वाली पूरी नहीं हो रही है। एस पॉइंट की बात करूं, आपके सामने एस पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट पे एम आर एमसी इक्वल भी है और इस पॉइंट के बाद एमसी बढ़ भी रही है। मतलब फर्स्ट कंडीशन पूरी, सेकंड कंडीशन पूरी। तो एस आपका बनेगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट, पॉइंट ई इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। और इतनी क्वांटिटी आपको बनानी पड़ेगी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए, ओक्यू क्वांटिटी आपको बनानी पड़ेगी। नीचे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, इस बात को भूलेंगे बिल्कुल नहीं। आपको इतनी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बुक से मिल जाएगी, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। A consumer consume two goods X and Y whose prices are 3 and 5. The consumer is at equilibrium. What should be a rational consumer do if price of good Y decreases? Okay, चलिए कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स खरीद रहा है, डबल कॉमोडिटी अप्रोच है। ठीक है, एक गुड का प्राइस है 3, कंडीशन क्या है पहले आपको बता दूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो रहती है स्केप्स में दोस्तों रहती है MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ठीक है, अब ऊपर रेशो सेम आनी चाहिए, मेन ये होता है। ठीक है, इसका प्राइस MUX की रेशो नहीं बता रखी कितनी है कितनी नहीं है। मान लेते हैं MUX आपका प्राइस की रेशो में ही है, तो अगर नीचे 3 है, यहाँ पे 5 है नीचे, तो यहाँ पर भी मान के चलते हैं ये 3 ही है और ये आपका 5 ही है, तभी इनकी रेशो 3:3 5:5, मतलब 1:1 1:1 बराबर आ रही है रेशो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशो दोस्तों 1:1 ही बैठी है, आपको समझदार है, आपको पता चल चुका है 1:1, और इधर भी आपकी 1:1 ही बैठ रही है। ठीक है, अब वो कहना चाह रहे हैं कि अगर Y का प्राइस कम हो जाता है, Y का प्राइस कम होने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। Y का प्राइस कम होने का मतलब ये बैठता है कि 3/3 पहले तो था इक्वल था 515 के। ठीक है, ये X वाले गुड के प्राइस है और MU है, और ये Y वाले गुड की प्राइस और MU है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि Y का प्राइस कम हो गया, मान लीजिए Y का प्राइस पहले 5 था 4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप देखते हैं जरा, रेशो देखूं तो ये बैठ गया 1:1 या 1 बैठ गया, 3/3 1 बैठा, और 5.4 आपका बैठ गया 1.25। इट मींस कि जो आपका MUX अपॉन PX है वो छोटा हो गया MUY अपॉन PY से। ये वाला पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी पड़ रहा है। इस केस में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो जिस भी कॉमोडिटी का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, अगर आपको दिख रहा है तो इस वाली कॉमोडिटी का सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, तो ऐसे केस में मैं Y गुड का कंजम्पशन इंक्रीज कर दूंगा और X गुड का कंजम्पशन डिक्रीज कर दूंगा। भाई सीरीज ही खेल है, जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा हम तो उसकी तरफ चल पड़ेंगे। Y का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो Y की तरफ चलो, X का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो X की तरफ चलो, क्यों टेंशन लेनी। जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है जस्ट गो फॉर इट, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। इंडिफरेंस कर्व। दोस्तों इंडिफरेंस कर्व की कोई सी थ्री प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी है, बड़ा सिंपल से है, कोई सी दे दो यार। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, ठीक है जी, कॉन्वेक्स होता है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, शेप इसकी भी है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व डजंट टच एंड वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता, तो उस हिसाब से तो ये जो हमारी शेप बनी हुई है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर ये वाला पॉइंट लिखना है तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ये पॉइंट लिखने के लिए हम लोग, तो उसकी शेप आएगी कुछ ऐसी, आपका IC मान होगा, ठीक है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, हाई इंडिफरेंस कर्व, अगर आपका इंडिफरेंस कर्व हाई जा रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन भी हाई होगा, हाई सेटिस्फेक्शन। थोड़ी सी राइटिंग के साथ एडजस्ट कर लेंगे यार, क्या करें, इतना अच्छे से लिखा नहीं जाता। ऊपर की तरफ जाएगा तो IC1 ये रहा, IC2 ये रहा, IC3 ये रहा, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC3 का होगा, IC3 का सेटिस्फेक्शन ज्यादा, उससे कम IC2 का, और सबसे कम IC1 का, ठीक है। बहुत प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छे से आप इन प्रॉपर्टीज को तैयार कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सैम्पल पेपर आपका सॉल्व कराया गया है, और जो ये छोटे छोटे टिप्स आपको दिए गए हैं इस पेपर के अंदर सॉल्व करते हुए, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर है। मतलब ये उन सैम्पल पेपर में से है जिनको करके आपको डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा। और मैं जानता हूँ माइक्रो की वीडियो भी हमारी काफी लेंथी चली गई, क्योंकि डिटेल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाएगा भाई, सीधी सी बात है। जिसके पास टाइम है जरूर देखे यार, नहीं है तो यार क्या कर सकते हैं, डिटेल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जितनी बेस्ट डिटेल दे सकते हैं कम से कम समय में उतनी डिटेल दी गई है आप लोगों को। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों वीडियो को। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।